हेलो एवरीवन, हम रोजगार पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2020 की बुक रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था चैप्टर 4 कवर किया है। पार्ट 1 पार्ट 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक योजना आयोग की पंचवर्षीय योजनाएं कवर कर चुके हैं। आइए आगे का भाग देख रहे हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में हरित क्रांति, दूध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। आइए इस भाग में कवर करेंगे जो हमारे पेट के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। आइए देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था को देने वाले मशहूर ब्रिटिश अर्थशास्त्री एवं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन मेडार्ड केन्स 1883 से 1946 में दिए थे। जॉन मेडार्ड केन्स मिश्रित अर्थव्यवस्था को देने वाले हैं। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सहअस्तित्व से है। इसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताएं शामिल होती हैं, यानी समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताएं शामिल होती, वही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जिसमें निजी संस्थाएं अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए काम करती हैं, जबकि सरकारी क्षेत्र सभी नागरिकों को कल्याण और विकास के लिए काम करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश में वर्ष 1948 से 1956 में लागू औद्योगिक नीतियों ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को सहअस्तित्व में लाने में मदद की। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए उदारीकरण के साथ निजी क्षेत्र के विस्तार और विकास के अवसर भी बढ़े। मिश्रित अर्थव्यवस्था में नागरिकों को अपना व्यवसाय चुनने का पूर्ण स्वतंत्रता है। रक्षा, बिजली, बैंक, कुछ बुनियादी उद्योग जैसे क्षेत्र में एकाधिकार भी रहता है। समाजवादी विचारधारा के आधार पर आर्थिक नियोजन, सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति, राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक कार्यों एवं संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण भी रहता है। पूंजीवादी विचारधारा के आधार पर श्रमिक व्यक्तिगत संपत्ति, व्यवसाय की स्वतंत्रता, प्रोत्साहन के अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, आइए आगे का देखते हैं क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाभ कमाने और सामाजिक कल्याण दोनों को प्राथमिकता दी जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार मूल्य वितरण प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक हित कीमतों को विनियमित कर सकती है। इस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति बनाने रखने की अनुमति होती है, लेकिन संपत्ति और आय के समान वितरण पर जोर दिया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार हमेशा आर्थिक योजनाओं और नियमों के माध्यम से ही आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। सरकार मूल्य नियंत्रण रखती है और विनियमित करती है। आमतौर पर सरकार मूल्य प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करती है और उद्योग अपने माल की कीमतें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हालांकि राष्ट्रीय संकट या आपात की स्थिति आने पर समय समय पर सरकार मूल्य नियंत्रण अपने हाथों में ले लेती है और पीडीएस के माध्यम से माल वितरण करती है। आधुनिक समय में मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त संयुक्त क्षेत्र भी सहकारी क्षेत्र तथा को भी समावेशी हुआ, जिसमें व्यक्तिगत उद्यमी और सरकार दोनों सह उद्यमियों के रूप में क्रियाओं का संचालन करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन लोकतांत्रिक पद्धति पर किया जाता है। एकाधिकार और तानाशाही के उदय की कोई संभावना ही नहीं होती है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार केंद्रीकृत नियोजन सत्ता के माध्यम से निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य को निर्धारण करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता तो होती है, परंतु पूंजीवाद की तुलना में कम होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र के संचालक को सरकार सामाजिक हित की दृष्टि से अपनी कीमत द्वारा नियंत्रित कर सकती है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आमतौर पर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र देश के सामान्य लक्ष्य के लिए समन्वय करते हैं। आर्थिक महत्वपूर्ण व बुनियादी भारी उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। भारत में बंदरगाह, तेल और पेट्रोलियम राजमार्ग सरकार के नियंत्रण में है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में अनुसंधान और विकास को बहुत ही महत्व दिया जाता है। विकास तथा सार्वजनिक प्रणाली में संसाधनों का आवंटन सबसे अच्छा होता है। गरीब और अमीर पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाता है।
मिश्रित प्रणाली का उद्देश्य है आय की असमानताओं में कमी लाना। इस प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता की संप्रभुता नष्ट हो जाती है। वास्तव में सरकार उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को वृद्धा पेंशन, बेरोजगार भत्ता, दुर्घटना, मृत्यु बीमा आदि के द्वारा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। सरकार एकाधिकार को नियंत्रित करती है क्योंकि निजी उत्पादन में कमी और करके कीमतों में वृद्धि करके भारी मुनाफा कमाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था द्वारा सभी मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है। आइए आगे का भाग देखते हैं। मूल्य तंत्र। मूल्य तंत्र निजी क्षेत्र में संचालित होता है जबकि बजट तंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित होता है। निजी क्षेत्र में कुछ कीमतें सार्वजनिक हित द्वारा ही नियंत्रित करती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक मूल्य, मूल्य फर्श, मूल्य छह, सब्सिडी कर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा जहां एक ओर समाज में आय की असमानताओं को कम करती है, वहीं गरीब वर्ग को सुविधा देकर सामाजिक न्याय की भावना के क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित करती है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की पद्धति के अंतर्गत जो आर्थिक नियोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत में भारतीय योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी से उसका अनुमोदन लेकर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्थिरता का अभाव, व्यापक नियोजन का अभाव और दक्षता की भी कमी होती है। बुनियादी ढांचा विकास हेतु डॉक्टर वी केलकर की अध्यक्षता में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल से संबंधित लेकर केलकर समिति की बनाई गई, जिसमें केलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट 28 सितंबर 2015 को जारी की थी। ठीक है, ये रहा मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए नेक्स्ट देखते हरित क्रांति। हरित क्रांति विश्व में सन 1940 से 1960 के मध्य उत्पन्न हुई। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरनाल। यह एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक है। इनका शोध स्थल मैक्सिको में है। यह अपने कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से के द्वारा भी इनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? विलियम गार्ड ने। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 1967 में MS स्वामीनाथन द्वारा कृषि विकास हेतु किया गया था। ठीक है। विश्व में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरनाल द्वारा हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और भारत में MS स्वामीनाथन को। ठीक है। आइए आगे का देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति हेतु भारत में आरंभिक राज्य यानी कि शुरुआत में रूप में पहले पंजाब राज्य को ही चुना गया। हरित क्रांति का जन्म स्थल यानी पंतनगर नैनीताल को माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हरित क्रांति का प्रारंभ दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? बीज, उर्वरक एवं सिंचाई क्रांति। यह इम्पोर्टेंट, कभी कभी हरित क्रांति न देके बीज या उर्वरक या सिंचाई क्रांति दे सकता है, तो याद रखिएगा। हरित क्रांति हेतु भारत में मैक्सिको में विकसित नवीन उर्वरक प्रतिचारी जैसे गेहूं की बौनी प्रजातियों का प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति का विकास कृषि की असमानताएं को कम करने हेतु किया गया था। हरित क्रांति को नई कृषि रणनीति के रूप में पहली बार भारत में खरीफ के मौसम में अमल लाया गया। इसके उच्च उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम के नाम से भी संबोधित किया गया था। हरित क्रांति में अच्छे किस्म हेतु फास्फोरस और नाइट्रोजन खादों के उत्पादन में वृद्धि की गई थी। हरित क्रांति का मुख्य ध्यान सिंचाई के संसाधन पर जोर देना, उच्च उत्पादन क्षमता के बीज का प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरक पर जोर देना और इन तीनों बिंदुओं पर अमल करना था। आइए आगे देखते हैं क्या है हरित क्रांति के बुनियादी तत्व। खेतों में क्या है? खेतों के क्षेत्रों का विस्तार, मौजूदा खेत का दोहरी फसल और इस क्रांति की विधि में HIV बीजों का प्रयोग भी किया गया था। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में कुल खाद्यान्न में मोटे अनाज दलहन का अंश कम हो गया था। हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? देश में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई और कृषि से गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई। आइए आगे देखते हैं हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? गेहूं का लगभग 500%, चावल में लगभग 200% की वृद्धि
और मक्का, बाजरा, ज्वार आदि इन सभी फसलों में भी काफ़ी हेक्टेयर में वृद्धि देखी गई। हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रहा। गंगानगर राजस्थान में इसका प्रभाव देखने को मिला, जबकि सरकार द्वारा 7 जिलों में यह कार्य आरंभ किया गया था। आइए आगे देखते हैं। हरित क्रांति से उत्पादन में प्रादेशिक असंतुलन, फलों में असमानता, आय असमानता, पर्यावरण प्रदूषण, खाद्यान्न को दूषित होना, भूमि की उर्वरकता में कमी, भूमि खारेपन की समस्या, मृदा अपरदन जैसी अनेक समस्याओं उत्पन्न हो गई। हरित क्रांति द्वारा देश में न केवल कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई, बल्कि भारत छोटे देशों को भी अतिरिक्त फसलों का निर्यात करने में सक्षम हो गया। व्यावसायिक कृषि को अत्यधिक बढ़ावा इसी क्रांति से मिला। हरित क्रांति से पूर्व 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम, 1965 में गहन कृषि कार्यक्रम भी चलाया गया था। हरित क्रांति जब लागू हुई उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, खाद्य एवं कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम, योजना मंत्री प्रोफेसर अशोक मेहता एवं कृषि सचिव बी शिवरमन थे। द्वितीय हरित क्रांति की चर्चा 1998 अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सन 2000 में हरित क्रांति शुरू करने का अत्यधिक बल दिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने से सन 2002 में इस क्रांति को नया आयाम भी मिला, परंतु 2004 में सत्ता परिवर्तन होने के कारण द्वितीय हरित क्रांति ठंडे बस्ते यानी कि बंद हो गई। आइए आगे देखते हैं। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में कृषि में दूसरी हरित क्रांति की तत्काल आवश्यकता के कारण 22-24 नवंबर सन 2006 में दूसरी हरित क्रांति के लिए एक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कृषि मंत्री, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, एसोचैम, एसआई संयुक्त तत्वाधान के आयोजन में यह हरित क्रांति सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? नॉलेज एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में जानकारियों को उपलब्ध कराना था। द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? मृदा से बाजार तक अर्थात कृषि को खेत से बाजार तक ले जाने के लिए संपूर्ण जानकारी को उपलब्ध कराना था। द्वितीय हरित क्रांति में चावल उत्पादन पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से था एवं कृषि के अंतर्विष्ट वृद्धि से भी था। आइए आगे देखते हैं। दूध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड क्या है? दूध विकास, दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति कहते हैं। इसकी शुरुआत 15 जनवरी 1970 को की गई। दूध क्रांति को आधिकारिक रूप से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट द्वारा प्रारंभ किया गया है। डॉक्टर वर्गीस कुरियर, याद रखिएगा, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियर है, को दूध क्रांति ऑपरेशन फ्लड का जनक माना जाता है। इन्होंने भारत की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी अमूल की स्थापना की थी। आप हमें बता सकते हैं अमूल की स्थापना किस स्थान पर से की गई है? विश्व में दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, अमेरिका का द्वितीय स्थान है। ऑपरेशन फ्लड की आधार शिलाग्राम दूध उत्पादन सहकारी समिति है। 26 नवंबर को देखिए, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस वर्गीस कुरियर के सम्मान में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ऑपरेशन फ्लड परियोजना में अब तक 3 चरण पूरे हो चुके हैं। प्रथम चरण क्या था? 1970 से 80 तक चला, जिसमें देश के चुनिंदा क्षेत्रों में दूध उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य अमूल आनंद यानी गुजरात में है भारतीय सहकारी संघ का निर्माण करना था। दूसरा चरण 1981 से 85 तक। दूसरे चरण में क्या था कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों का चयन किया गया। नेक्स्ट तीसरा चरण क्या था? 1986 से 1996 तक। तीसरे चरण में देश के लगभग प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों को चिन्हित किया गया और दूध उत्पादन में वृद्धि हेतु महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाने में सफल प्रयास किया गया। श्वेत क्रांति गुजरात से प्रारंभ हुई थी। यह सबसे अधिक सफल आनंद जिला गुजरात में हुई। श्वेत क्रांति का उद्देश्य क्या है? दूध की कमी को दूर करना। श्वेत क्रांति के पश्चात दूध उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बन गया है। श्वेत क्रांति के पश्चात ही किसान की आय में वृद्धि हुई और देश में पोषण स्तर में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला है। श्वेत क्रांति के बाद ही ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त हुआ और महिलाएं सशक्तिकरण भी हुई। उच्च नस्ल की पशुओं का भी विकास हुआ, जिससे पोषण में काफ़ी कमी आई है। श्वेत क्रांति के बाद कृषि पर दबाव में कमी भी आई। कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार में का भी सृजन हुआ है। देश में सकल दूध उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध फिर भी अभी कम ही रहा है।
विदेशी नस्ल की गायों और भैंसों हेतु भारतीय जलवायु उचित रही है। श्वेत क्रांति में पशु आहार हेतु किसानों पर अधिक बोझ, बड़े पैमानों को अधिक लाभ मिला, जबकि भूमिहीन व छोटे किसानों को ज़्यादा लाभ इससे नहीं मिला। श्वेत क्रांति में उच्च गुणवत्ता के पशु आहार पर विशेष बल नहीं दिया गया। श्वेत क्रांति में देसी नस्ल के दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान में देश में के 1.6 करोड़ से ज़्यादा उत्पादन अमूल से जुड़े हुए हैं। ये दूध उत्पादक देश भर में 185.903 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए अमूल तक अपना दूध पहुंचाते हैं। सोसाइटी द्वारा सभी अपना दूध वहाँ पहुँचाते हैं। आगे क्या है, 218 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं कोऑपरेटिव यूनियनों में दूध की प्रोसेसिंग होती है। अमूल की 28 स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन करोड़ों तक इसका दूध पहुँचाती है। जब श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कुरियन के साथ उनके मित्र HM डालिया ने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने और कंडेंस्ड मिल्क बनाने की तकनीक का आविष्कार करके में योगदान दिया। श्वेत क्रांति का समापन 1996 में हो गया था। आइए आगे देखते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है? भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक था जिसे 1881 में स्थापित किया गया। उसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। 1906 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई जिसमें कमर्शियल बैंकों को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1913 से 17 के दौरान बैंकिंग मंदी के कारण 588 बैंक बंद हो गए। 3 प्रेसिडेंशियल मद्रास, बम्बई और बंगाल में बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में किया गया। यानी कि जो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। इसके अंतर्गत 1959 में 8 सहयोगी बैंक थे, परंतु 1959 में के बाद 5 सहयोगी बैंक भी हो गए थे। बैंकिंग कंपनी एक्ट में फरवरी 1949 को पास किया गया जिसे बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के नाम से भी जाना जाता है। 1 जनवरी 1963 को बैंक ऑफ बीकानेर को बैंक ऑफ जयपुर में मिला दिया गया जिससे नया बैंक स्टेट ऑफ बैंक बीकानेर और जयपुर बन गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी बैंक इसकी शुरुआत 1911 में हुई जिसकी टैगलाइन सेंट्रल टू यू साइन 1911। इसके प्रथम चेयरमैन कौन थे? सर फिरोज शाह मेहता। सर फिरोज शाह मेहता ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम चेयरमैन हैं। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। सर्वप्रथम इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। SBI का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ जिसका टैगलाइन सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला ATM HSBC ने 1987 में स्थापित किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में की गई। इसके अंतर्गत 4 बीमा कंपनियां कार्यरत हैं। भारत में सबसे पहले म्यूचुअल फंड UTI ने प्रारंभ किया। UTI सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है। 19 जुलाई 1969 में 14 बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिडनी बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक का राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों में किया गया। आइए आगे देते इनमें उन्हीं बैंकों को शामिल किया गया था जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक है। 1969 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति वराहगिर वेंकटगिरी थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी व रिजर्व बैंक के गवर्नर LK झा थे। 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों आंध्र बैंक, कॉर्पोरेट बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब, सिंध, विजय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसकी जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। 1980 में फिर जब राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी व रिजर्व बैंक के गवर्नर IG पटेल थे। नचिकेता मोड़ समिति 2016 में आई जिसका उद्देश्य था देश के हर जगह 15 मिनट की दूरी पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध हो, प्राथमिक क्षेत्र को मिलने वाला ऋण
40% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। 1985 में बैंकिंग क्षेत्र में उच्च स्तर की कार्यप्रणाली एवं दक्षता को प्राप्त करने हेतु चक्रवर्ती समिति का गठन किया गया। इम्पॉर्टेंट है चक्रवर्ती समिति का गठन, ठीक है, किया गया। गोइपोइया समिति का गठन ग्राहक सेवा सुधार के लिए किया गया। कभी कभी सिर्फ जितनी भी समितियां बनी हुई हैं, कभी सभी समितियों को ही पूछ लेता है कि कौन सी समिति किससे संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। चक्रवर्ती समिति क्या है? चक्रवर्ती समिति और गोइपोरिया समिति का गठन सेवा सुधार के हेतु किया गया था। ठीक है, आइए आगे का भाग देखते हैं। क्या है? नरसिंहम समिति प्रथम 1991 में बनी। कौन सी? नरसिंहम समिति। क्या था? यह वित्तीय बैंकिंग सुधार से संबंधित है। कभी कभी पूछ देता है नरसिंहम समिति किससे संबंधित है, तो याद रखिए वित्तीय यानी बैंकिंग सुधार से इसका उद्देश्य है। आइए आगे का देखते हैं क्या है इसमें। जिनका उद्देश्य बैंकों को खुद अपनी ब्याज दरें करने की छूट देना था। नरसिंहम समिति द्वितीय 1998 में बनी, जिसका उद्देश्य गैर निष्पादित संपत्तियों में सुधार के द्वारा बैंकों के प्रति संपत्तियों की मजबूती बनाना था। बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक और विजया बैंक का विलय 1 अप्रैल 2019 को किया गया। इनकी सभी 3898 ब्रांचों का एकीकरण दिसंबर 2020 में पूरा कर दिया गया। नई मौद्रिक नीति के में बैंकिंग सुधार हेतु जोखिम अस्थियों से न्यूनतम अस्थियों का अनुपात वर्तमान में 8% के स्थान पर 9% कर दिया गया। सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2020 को पीएनबी, ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज कर दिया गया। पीएनबी का देश भर में 11,000 से अधिक शाखाएं, 13,000 से अधिक एटीएम और 1 लाख कर्मचारी और 18 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का कारोबार था। 1 अप्रैल 2020 को केनरा बैंक सिडनी बैंक में विलय कर दिया गया। केनरा बैंक देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970-1980 की धारा 9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से केंद्रीय सरकार ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेट बैंक का विलय 1 अप्रैल 2020 को किया गया। सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का भी विलय कर दिया गया। वर्तमान में कितने बैंक हैं? कुल 12 सरकारी बैंक हैं। पहले कितने थे? 14 थे। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत बैंकों में सबसे ज़्यादा जनधन खाते खोले गए। यूनाइटेड किंगडम में भारत के सर्वाधिक बैंकों की शाखाएं हैं, ठीक है, यूके में। आइए आगे देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कोरोना की दूसरी लहर में निपटने हेतु क्या है 70 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 1998 में सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवा का प्रारंभ किया गया। भारत का यह तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1994 की गई और इसका मुख्यालय मुंबई में है, याद रखिएगा। सिक्किम तथा गोवा राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी स्थापना नहीं हुई है। कहाँ की नहीं हुई है? सिक्किम और गोवा की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना अभी तक इन दोनों राज्यों में नहीं की गई है। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 7 के अनुसार क्या कहता है? यह सरकार आरबीआई के गवर्नर से परामर्श लेकर लोकहित में रिजर्व बैंक को निर्देशित दे सकता है। आयात निर्यात बैंक की स्थापना की घोषणा 1981-82 में की गई। वर्ष 1982 में इस बैंक को गठित किया गया, जिसका उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी व्यापार संवर्धन करना था। नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। इसकी स्थापना का सुझाव श्री वी शिवरामन समिति द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? कृषि एवं ग्रामीण सुविधाओं को बढ़ाना। शिवराम समिति का क्या उद्देश्य है? कृषि एवं ग्रामीण सुविधाओं को बढ़ाना इनका उद्देश्य था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। यह रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में अभी कार्यरत हैं। मई 2014 से आरबीआई ने 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए खाता खोलना और उसे स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति भी दे दी है। 100% यानी कि 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया गया है। अनुसूचित वाणिज्य बैंक 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ यानी डीबीओ स्थापित करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम
MSME के लिए भारत का पहला सभी के लिए खुला व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ और बुजुर्गों के लिए अपने बाम वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा बाम वर्ल्ड गोल्ड की लॉन्चिंग की है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों को सुविधा यानी सावधि जमा FD की सुविधा प्रदान करने के लिए इंडसइंड बैंक के साथ साझेदारी की है। RBI ने गैर बैंकिंग वित्तीय यानी MBFC के लिए बड़े एक्सपोजर से संबंधित नियमों को और कड़ा कर दिया है। HDFC बैंक लिमिटेड को दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DIY द्वारा स्वयं सहायता समूह लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वर्ष 1991 आर्थिक सुधार तथा उसके बाद अर्थव्यवस्था। क्या क्या सुधार किए गए? 1991 आर्थिक सुधार के समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिंह राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 1991 आर्थिक सुधार के समय भारत की जनसंख्या लगभग 90 करोड़ थी। कौन कौन से सुधार हुए थे आइए देखते हैं। वर्ष 1991 में भारत के विदेशी ऋणों के बोझ का सामना करना पड़ा। पेट्रोल, डीजल और जो भी आवश्यकता की वस्तुओं को आयात करने के लिए सामान्य रूप से रखा गया और विदेशी मुद्रा रिजर्व 110 करोड़ डॉलर थी, जो 15 दिन के लिए ही पर्याप्त नहीं थी। 1991 के बाद भारत ने विश्व बैंक का सहारा लिया और $7 बिलियन का ऋण प्राप्त करने में भी सफल रहा था। वर्ष 1948 में 23 देशों ने मिलकर एक संगठन का गठन किया, गेट, जिसका नाम है गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, जिसका उद्देश्य व्यापार को सुलभ बनाना था। व्यापार को गेट की स्थापना 1948 में 23 देशों के द्वारा मिलकर की गई थी। इम्पॉर्टेंट है, आइए आगे देखते हैं। 1944 में गेट का नाम बदलकर क्या किया गया? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। यानी WTO का पहले किस नाम से जाना जाता था? गेट के नाम से जाना जाता था। भारत ने 1 जनवरी 1995 में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता ग्रहण की। भारत ने कब ग्रहण की थी? 1995 में। 1991 में मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य एक साधन के रूप में अर्थव्यवस्था की दिशा में अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल का निर्माण करना और साथ ही उत्पादकता और कार्यकुशलता में भी सुधार करना था। 1991 में कुल GDP का 5,86,212 करोड़ थी। वह 1991 में आर्थिक सुधार के पहले वर्ष में केवल $7.04 करोड़ का ही निवेश हुआ था। 1991 के बजट में सॉफ्टवेयर निर्यात से होने वाली आय को 3 साल के लिए कर मुक्त कर दिया गया और 1995 बजट में कर में छूट दी गई। 1991 से 2000 तक भारत सरकार द्वारा सीमा शुल्क 220% से घटाकर 150 कर दिया गया था। आइए आगे देखते हैं। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम के तहत क्या थी? 1969 में के अनुसार वो कंपनी यानी वो सभी कंपनियां जिनकी संपत्ति 100 करोड़ या उससे अधिक है, उन्हें MRTP कंपनियां कहा जाएगा। पहले MRTP कंपनियों के कई प्रतिबंध थे, परंतु 1991 के बाद उन कंपनियों को निवेश निर्णय के लिए सरकार की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं थी। 1991 के बाद काले धन को लाने के लिए सरकार द्वारा स्वैच्छिक प्रकटीकरण आय योजना की शुरुआत की, जिसमें बचत खाते को कम करने के लिए इस्तेमाल किए गए वाले अनौपचारिक ट्रेजरी बिलों को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर दिया गया। 1991 के बाद वाणिज्य बैंक ब्याज की दर स्वयं तय करती थी। वर्ष 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चयन कर उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु महारत्न यानी IOCL, सेल, ONGL, NTPC, कोल इंडिया, लेट, गेल, बेल आदि ये जो नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं? हाल, बेल, STNL, BPCL, SBI आदि, और जो लघु कंपनियां भारत में जो नवरत्न कंपनियां हैं उनको दर्जा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जैसे हेल, बेल, STNL, BPCL, SBI आदि, जो लघु रत्न BSNL, IRT जो हैं, HAL,
जो भी कंपनियां भेल हैं, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसकी स्थापना 1962 में नई दिल्ली में की गई। नवरत्न कंपनियों को दर्जा किस आधार पर दिया जाता है? ये जो नवरत्न कंपनियां हैं उनको जो पिछले 3 वर्षों में उसका औसतन 5,000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया हो, और 3 वर्ष में इसका मुनाफा सालाना जो टर्नओवर होता है 25,000 करोड़ रहा हो, और उस कंपनी का नेट वर्थ जो औसतन 15,000 करोड़ रहा हो, और उसके साथ ही विदेशी में भी उसका कारोबार हो, तो वही नवरत्न कंपनियां का दर्जा प्राप्त करती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, बहुत सारी कंपनियां भेल है, BPCL है यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, भारतीय तेल निगम है, IOC है, NTPC ये भारतीय ताप विद्युत निगम है। ठीक है, ये सारी नवरत्न कंपनियां हैं। आइए आगे देखते हैं। 1991 के बाद अर्थव्यवस्था के खुलने से FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में तेजी से वृद्धि हुई थी। FDI से आशय क्या है? भारतीय उद्योग में निवेश से संबंधित है, जबकि FII का आशय केवल पूंजी बाजार में निवेश से संबंधित है। वर्ष 1991 में $100 बिलियन का FDI रहा है। आइए आगे देखते हैं। इसमें जो वन लाइनर फैक्ट है उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। आइए देखते हैं। 1991 के बाद लघु उद्योगों के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। 1991 के बाद भारतीय उद्योग अपने समग्र विकास के लिए विदेशों से कच्चा माल व मशीन खरीदने के लिए भी स्वतंत्र हो गए। 1991 के बाद उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता में विविधता लाने और उत्पादन लागत को कम करने हेतु स्वतंत्र भी हो गए। 1991 के बाद परिवहन एवं रेलवे, परमाणु खनिज का खनन, परमाणु ऊर्जा को छोड़कर निजी क्षेत्र को लाइसेंस और अन्य प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया। 1991 के बाद प्रतिस्पर्धा व गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण कर दिया गया। निजीकरण करने के लिए भारत सरकार द्वारा शेयर जो थे उसकी बिक्री की गई। PSU के विनिमय सार्वजनिक क्षेत्र को न्यूनीकरण 17 से घटाकर 3, परिवहन और रेलवे, परमाणु खनिज का खनन, परमाणु ऊर्जा को आदि का न्यूनीकरण कर दिया गया। 1991 के बाद आयात दरों में कटौती की गई। दीर्घकालिक व्यापार नीति, मुद्रा की आंशिक परिवर्तनशीलता, विदेशी निवेश की इक्विटी सीमा में बढ़ोतरी की गई, जिसके सारे भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण भी कर दिया गया। वित्तीय क्षेत्र की सुधार में जो नीतियां हैं उसके उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक को नियंत्रित की भूमिका से हटाकर सहायक की भूमिका में रखा गया था। यानी कि पहले क्या था, RBI क्या करती थी, नियंत्रण कर लेती थी, यानी अपना हुक्म चलाती थी सभी कंपनियों पे। लेकिन फिर उसके बाद क्या किया कि अभी उसके बाद वो सहायक की मतलब उसको सपोर्ट, उसकी सहायक की भूमिका में रखा गया। बैंक की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 50% तक रही। बैंकों को बिना अनुमति के नई शाखाएं खोलने का भी अधिकार दे दिया गया। 1994 से सेवा कर को पहली बार पेश किया गया था। सेवा कर को पहली बार 1994 में लाया गया। 1997 में व्यक्तियों और कंपनियों को राहत दी गई। इसमें कंपनियों के कर दरों में राहत दी गई। इसमें कंपनियों के बाद वर्षों में कर देनदारी और को लेकर पहले के वर्षों में भुगतान किए गए और MAT को समायोजित करने की भी सहूलियत दी गई थी। 1997 के बजट में कर आधार को व्यापक बनाने का भी लक्ष्य रखा गया था। व्यक्ति आय का संग्रह 1997-98 की तुलना में 18,700 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2010 जनवरी 2011 के दौरान 100,100 करोड़ रुपए तक हो गया। VDIM में लगभग 10,000 करोड़ रुपए भी जुटाए गए थे। 1991 की आर्थिक नीति के बाद तकरीबन 13.80 करोड़ लोगों को गरीब रेखा से ऊपर लाया जा चुका है। गरीबी में 1.36% की कमी भी आई थी। विनिवेश वर्ष 1991-92 में 25,000 करोड़ और 2014-15 में 56,000 करोड़, 2019-20 में 1.05 लाख करोड़ हुआ था जो निवेश किया गया था। 2011 की अवधि में सॉफ्टवेयर निर्यातकों के लिए भी प्रोत्साहन को खत्म कर दिया गया। 2010-11 में अनुमानित GDP थी 8.6% की दर से बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में लचीलापन भी देखने को मिला था। 2010-11 के बजट में कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया। निर्यात में 29.4% की वृद्धि, जबकि आयात में 17.6 की वृद्धि दर्ज की गई थी। आइए आगे देखते हैं।
2012-13 में कृषि ऋण का लक्ष्य 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,75,000 रुपये कर दिया गया। वित्त मंत्री ने 16 दिसंबर 2012 में 1,000 करोड़ रुपए के निर्भया फंड की घोषणा की। महिला बैंक की घोषणा की गई थी। तो ये जो निर्भया फंड है इसकी घोषणा 2012 में की गई 16 दिसंबर। 2013 में संशोधित अनुमान के अनुसार कृषि बजट में 22% की वृद्धि की गई, परंतु किसानों को ऋणग्रस्त स्थिति में किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए कृषि के लिए ठोस और टिकाऊ पहल भी की शुरुआत अभी नहीं की गई। युवाओं के कौशल विकास के लिए 1,000 करोड़ आवंटित किए गए थे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को पारित किया गया और खाद्य सब्सिडी पर आने वाली लागत को पूरा करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। ग्रामीण विकास के लिए बजट में 46% की वृद्धि की गई। 2014-15 में FDI $73.5 बिलियन हो गया। 2014 में नमामि गंगे के लिए 2,037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 2015 में 100 करोड़ रुपए प्रति टन से 200 रुपये प्रति टन कोयले प्रोसेस यानी कि उपकर भी की वृद्धि की गई थी। कोयले पे उपकर की वृद्धि की गई। 18 नवंबर 2016 को मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी का ऐलान कर दिया गया। इसके तहत सर्कुलेशन में 86% करेंसी को अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया गया था। नोटबंदी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से लाभदायक नहीं थी। नोटबंदी के बाद देश में लगभग 15 लाख नौकरियां एक साथ चली गई थी। 2016-17 में स्वच्छ भारत अभियान हेतु 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पिछले वर्ष की 3,625 करोड़ की तुलना में इस मद में बढ़ोतरी भी की गई थी। 2016 में ग्रामीण स्वच्छता के अलावा सिंचाई को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 89 सिंचाई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने की भी घोषणा कर दी। अरुण जेटली ने स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा। 2017 में डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी पर भी जोर दिया गया। 2018 में आयुष्मान भारत योजना को सरकार ने बड़ी उपलब्धि बताया। 1 जुलाई 2017 में मोदी सरकार ने GST लागू की कर अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बड़े बदलाव की नींव रखी थी। वर्तमान समय में रुपये एवं डॉलर का मूल्य आयात एवं निर्यात के अनुसार निर्धारित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2020-21 में 7.7% की गिरावट देखी गई। भारत में सबसे पहले GDP 1979-80 में सबसे अधिक 5.2% का संकुचन देखा गया था। आइए आगे देखते हैं क्या है। 1911 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर लगभग 12% था। मूडीज एनालिटिक्स ने यह अनुमान लगाया था कि इससे पहले 2020 में अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक सबसे बुरा साल रहा। इसकी वजह क्या है? वैश्विक नोबल कोरोना वायरस महामारी ही इसकी मुख्य वजह रहा है। आइए, कोरोना ने तो सबको ले बिता था। आइए आगे देखते हैं क्या है। भारत की आर्थिक समृद्धि की जो दर है लगभग 9.2% अनुमानित रही थी, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक। और 2011 में 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगारों का सृजन किया गया था। GST, आइए GST अभी ऊपर नाम आया था GST का, हम GST के बारे में कुछ जान लेते हैं। क्या है? 1 जुलाई 2017 को मोदी सरकार ने GST को लागू किया। GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी वस्तु और सेवा कर है। ये क्या है? डेस्टिनेशन कर है, यानी गंतव्य पर आधारित है। इसमें 17 अप्रत्यक्ष करों का ये पूरा समूह ही है। ये कनाडा से प्रभावित है। जो GST है कनाडा से प्रभावित है। और विश्व में सबसे पहले GST फ्रांस में लगाया गया था। भारत में ये 1 जुलाई 2017 को लगाया गया। और भारत में सर्वप्रथम कौन सा राज्य? असम राज्य में लगाया गया, और उसके बाद बिहार राज्य। इन दो राज्य ऐसे जो सर्वप्रथम GST को लागू किए थे, और अंतिम रूप में जम्मू और कश्मीर में लागू किया गया। तो जो GST बिल है ये 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पारित हुए थे, और 8 अगस्त 2016 में लोकसभा में पारित हुआ, और 8 सितंबर 2016 में राष्ट्रपति इस पर साइन कर दिए, जिससे ये लागू हो गया। जो GST की बात सर्वप्रथम केलगर समिति द्वारा की गई थी, और लागू
असीम दास गुप्ता समिति द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। और इसमें क्या है कि ये अनुच्छेद 122 संविधान का 101वां संविधान संशोधन एक्ट है, जिसमें जीएसटी की बात की गई है। और आर्टिकल 269 ये में जीएसटी की बात की गई है। ठीक है, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटी जीएसटी यानी कि चार टाइप से लगते हैं। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, ठीक है, यूटी जीएसटी 0%, 5%, 12% और 18% और 28% के तहत लगाए जाते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। पीएलआई योजना में 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। अगले 25 साल में भारत ने अमृतकाल में प्रवेश करते हुए बजट के 4 प्राथमिकताओं पर विकास पे जोर दिया है। कौन कौन से है? पहले क्या है? पीएम गति शक्ति योजना, समेकित विकास, उत्पादन संवर्धन में निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य, निवेश को वित्तीय मदद देना, इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। आइए देखते हैं। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहेगा। केंद्र सरकार का प्रभाव पूंजीगत व्यय 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो जीडीपी का लगभग 4.1% है। वर्ष 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय लगभग 39.45 लाख करोड़ रुपए। वर्ष 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां कितनी होंगी? 22.84 लाख करोड़ रुपए होगा। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9% बजट में अनुमानित है। अनुमान के अनुसार 6.8% की तुलना में है। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट, 22 अप्रैल 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $3.27 बिलियन पहुंच गया था। आइए आगे है वर्ष 1914 के पश्चात के आर्थिक सुधार, इन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और भी अच्छी किताबों को रिव्यू करेंगे। जो भी किताबें रिव्यू करना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। थैंक यू।